लोकसभा के चुनाव 1977 में। लोकसभा में 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनाव तैयारी का एक बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने से पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नज़दीक आ रही थी। इसमें चुनाव के पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे, उन्होंने भी इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। ये पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता कांग्रेस पार्टी के गठन पर भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। मोरारजी देसाई स्वतंत्रता सेनानीवादी थे। ये खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक, बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री, 1967 से 1969 के बीच उप मुख्यमंत्री, पार्टी के टूट के बाद कांग्रेस में शामिल 1977-1979 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री। इसमें लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों में सबको चुका दिया। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ, कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट न जीत सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक ही सीट मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शों पर नज़र दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। दक्षिणी भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चला। इसके कई कारण रहे। पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज़्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्यम कांग्रेस से दूर जाने लगा था और मध्यम वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे भी कुछ और बातों का संकेत करते हैं। 1977 में बनी कांग्रेस सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। ये इस बुक में से एक मैप आएगा, उसमें ये दर्शाना है कि भाई कि कौन से राज्यों में लोकसभा का जो चुनाव परिणाम था, इसके बारे में कि जनता पार्टी की जो सरकार थी वो ग्रीन उसमें दर्शा रखी, जहाँ पर जनता पार्टी की सरकार आई। फिर इसमें येलो कलर में भाई जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वाम दल ये लाल कलर में है और नीले कलर में है अन्य दल। तो ये सारे उस समय की सरकार के बारे में दर्शाते हैं। कांग्रेस हारी, कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई। अगर उत्तर और दक्षिण के राज्यों के में मतदाताओं के इतने अलग डर्रे पर मतदान किया, जो हम कैसे कहें कि 1977 के चुनाव का जनादेश क्या था। चौधरी चरण सिंह जुलाई 1979 में जनवरी 1980 के बीच भारत के प्रधानमंत्री।
स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय, ग्रामीण एवं कृषि विकास के समर्थक, कांग्रेस छोड़ी। 1967 में भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री। भारत में 1967 में जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, लोकदल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह। इनका ये प्रधानमंत्री रहे कितने महीने? 4 महीने। चरण सिंह 4 महीने और चरण सिंह। इसमें आपातकाल, जनता पार्टी की गुटबाजी का एक बहुत से कार्टून बने, उसकी कुछ वानगी यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये कार्टून अंग्रेजी भाषा और पत्रिकाओं में छापे गए। अब जनता सरकार 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। मोरारजी देसाई 1966 से 67 से भी इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोकदल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म न हुई। आपातकाल का विरोध, जनता पार्टी को कुछ इन्हीं दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में ही अपना बहुमत खो दिया। मोरारजी देसाई ने कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहे? 18 महीने तक। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आई। 1977-79 के चुनाव में लोकतांत्रिक राजनीति एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। जगजीवन राम, स्वतंत्रता सेनानी एवं बिहार के कांग्रेसी नेता, 1977-79 के बीच भारत के उप प्रधानमंत्री, संविधान सभा के सदस्य, 1952 में मृत्यु पर्यंत सांसद। इसमें स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री। 1952 से 1977 के बीच अनेक मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई। विरासत, लेकिन क्या 1980 के चुनाव में सिर्फ इंदिरा गांधी ही की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भरा था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का उत्सव को समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ। 1969 से पहले तक कांग्रेस फिर विचारधारात्मक गतिमति से के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी। अपने बदलते हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबी की हिमायती पार्टी बताना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों से कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलाव के मद्देनज़र अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसी स्वाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात स्पष्ट साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज़ में 1977 के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्गों की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ।
हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था। खासकर उत्तर भारत में लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 के कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। इससे भी ऊपर उत्तर भारत में राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसमें जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। ये मंडल आयोग क्या था? इसने ये देखना था कि भाई 1979 के अंदर इसने ये देखना था कि भारत में कौन सी जातियाँ पिछड़ी जातियाँ हैं। तो इन्होंने अपनी 1979 में इसका निर्माण किया गया था और इन्होंने अपनी सरकार को रिपोर्ट सौंपी। तो आपातकाल के बाद हुए चुनाव में दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी।